होम्योपैथी क्या है? मतलब ओवरऑल हमें नहीं पता रहता, हम दवाइयाँ तो लेते हैं, हम लोग जानते हैं मीठी गोली है वही होम्योपैथी है, बट वास्तविकता में होम्योपैथी क्या है? होम्योपैथी तो कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं, नॉर्मल किसी चीज की दवाई भी साथ में बैलेंस करने के लिए, एसिडिटी ना हो या गर्मी ना लगे उसके लिए अलग दवाइयाँ दी जाती हैं। सर, ऐसी कौन सी बीमारी या ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ होम्योपैथी काम नहीं कर सकती? अब जो लोग आज फिजिकल एक्टिव रहते हैं, सुबह घूमने जाना, योग व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, मैं एक्सरसाइज जिम को नहीं बोल रहा हूँ, मेरे लिए जिम एक्सरसाइज में नहीं आती है, अच्छी बात है, लेकिन जिम का ट्रेंड अलग हो चुका है। नमस्कार, यूनिक समय पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नॉर्मली होम्योपैथी का नाम जब जब आता है तो हमारे मन में ख्याल आता है मीठी मीठी गोलियों का। वो मीठी मीठी गोलियां लगभग हम सभी ने कभी ना कभी जरूर खाई होंगी, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि ये मीठी मीठी गोलियां काम कैसे करती हैं? इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके साथ ही होम्योपैथी के लिए कहा जाता है कि होम्योपैथी जड़ से बीमारी को खत्म करती है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि होम्योपैथी बस एक प्लेसिबो इफेक्ट है। लेकिन इस सब के पीछे की रियलिटी क्या है, आज हम वो जानेंगे डॉक्टर से। आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक डॉक्टर संजय गौड़ से, जिनसे हम जानेंगे कि होम्योपैथी किन किन बीमारियों में काम करती है, होम्योपैथी का इफेक्ट कैसा है, क्या बड़ी बीमारियों में भी होम्योपैथी काम कर सकती है। इन्हीं सारी बातों के बारे में आज हम डॉक्टर से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर संजय गौड़ से। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। मोस्ट वेलकम। कैसे हैं आप? फाइन। थैंक यू, आपने हमको टाइम दिया। आपने होम्योपैथी ही क्यों चुना अपने करियर के लिए? होम्योपैथी एक्चुअल में फैक्ट तो यह है कि मेरे फादर को होम्योपैथी का बहुत अच्छा शौक था, और जब वो दवाएं देते थे तो मैं उनके साथ बैठा करता था, और बहुत छोटी सी उम्र में ही मेरे को उसका जुनून चढ़ने लगा। और जब मैं अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ने लगा तो आफ्टर 10th मेरे को और ज़्यादा जुनून लगने लगा, और पेशेंट को डील करने में अच्छा लगने लगा। मुझे उसका रिवॉर्ड मिलता था। जब मैं कॉलेज वगैरह क्लास वगैरह में जाता था तो टीचर अप्रिशिएट करा करते थे, कुछ दवाएं मंगाया करते थे, तो मैं उनको थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ मैं पापा से पूछ पूछ कर दिया करता था। उनको फ़ायदा होता था, तो ये जुनून धीमे धीमे बढ़ता चला गया और ये मेरा पैशन बन गया। मतलब बचपन से ही एक हाँ, तरीके से शौक आ गया था, ये शौक ही मेरा कन्वर्ट हुआ है प्रोफेशन। प्रोफेशन में। सर, एक बेसिकली सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी, होम्योपैथी क्या है? मतलब ओवरऑल हमें नहीं पता रहता, हम दवाइयाँ तो लेते हैं, हम लोग जानते हैं मीठी गोली है वही होम्योपैथी है, बट वास्तविकता में होम्योपैथी क्या है? होम्योपैथी सभी पैथियों में सबसे श्रेष्ठ और बहुत अच्छी और कारगर पैथी है। होम्योपैथी का मतलब है, होम्यो का मतलब घरेलू, पैथी का मतलब चिकित्सा। और पुराने जमाने से जब डॉक्टर नहीं हुआ करते थे तो हमारे घरों में जितने भी बुजुर्ग हुआ करते थे वो सारे घरेलू चिकित्सा ही घरों में यूज करा करते थे, तो सभी लोग ठीक और स्वस्थ रहा करते थे और अच्छी लाइफ जिया करते थे। होम्योपैथी का क्या हुआ कि धीमे धीमे करके होम्योपैथी का जो नेचुरलिटी है, ये एक्चुअल में होम्योपैथी नेचुरल मेडिसिन है। नेचुरल एक्सट्रैक्ट होते हैं, नेचुरल हर्ब्स होती हैं, नेचुरल सारी नेचुरलिटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है सारी पैथी हमारी। हमारी सारी मेडिसिन नेचुरलिटी पे होती है, हमारी बॉडी भी नेचुरल है, हमारे बॉडी के सारे फंक्शन नेचुरल है। नेचर के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं, नेचर के साथ कनेक्टिविटी बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो जब दवा नेचुरल और शरीर नेचुरल, तो दोनों का जब सामंजस्य बैठता है तो दवाएं बहुत कारगर सिद्ध हो जाती हैं। और होम्योपैथी क्या होता है कि बॉडी के सिस्टम पे अटैक करती है, बॉडी के फंडामेंटल प्रोसेस को क्योर करती है, आई हुई कमियों को दूर करती है, हमारे वाइटल ऑर्गन से उन पर वर्क करती है। जहाँ से बीमारियों की उत्पत्ति होती है, जहाँ से ओरिजिन बीमारी का होता है, होम्योपैथी वहां से शुरुआत करती है, जिससे बीमारी का हमेशा के लिए क्योर होना शुरू हो जाता है। कंट्रोल प्लस क्योर दोनों एक साथ पैरेलल चलता रहता है और विदाउट साइड इफेक्ट चलता है। तो इसलिए होम्योपैथी इस समय फैलती भी जा रही है बहुत ज़्यादा। होम्योपैथी के डॉक्टर्स मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, गवर्नमेंट के प्रोत्साहन भी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, और हम लोगों को उसका लाभ मिलता है। पेशेंट हमारे स्वस्थ रहते हैं, हमारा भी नाम होता है।
सर आपने जैसे कि बताया घरेलू चिकित्सा है, नेचर से रिलेटेड है, आयुर्वेद भी कुछ-कुछ ऐसा ही है? होम्योपैथी और आयुर्वेदिक थोड़ा सा चेंजेस है, पैथी में थोड़ा सा अलग है, लेकिन रास्ता दोनों का एक है। पैथी लगभग लगभग सभी एक ही हैं। एलोपैथी भी कोई खराब पैथी नहीं है, एलोपैथी भी बहुत अच्छी है, जहाँ आवश्यक दवाइयों की जरूरत है, क्योंकि वहाँ केमिकल कंपोजिशंस वगैरह और ये सारी चीजें कंट्रोल के लिए, स्ट्रेन रिलीफ के लिए एलोपैथी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन एलोपैथी की हम लोगों को आवश्यकता इमरजेंसी के लिए ही यूज करना चाहिए, क्योंकि एलोपैथिक में इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्योरिंग ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं आती है। जहाँ क्योरिंग ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है तो होम्योपैथी में बहुत अच्छे क्योरिंग ट्रीटमेंट आते हैं। सर एक तरीके से होम्योपैथी की फिलॉसफी जो है उसमें की पॉइंट्स क्या हैं जो उसको और जो जितनी भी पैथियां हैं उनसे अलग बनाते हैं? होम्योपैथी सबसे पहली बात तो क्या है कि बच्चों को यंग एज में और ओल्डर एज में तीनों में बहुत अच्छी कारगर होती है, इजीली अवेलेबल रहती है, इजीली ली जा सकती है, कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं आता। और दवाइयों में साइड इफेक्ट बहुत आते हैं, एक दवा दोगे दूसरी बीमारियां पैदा होती हैं, वहाँ सबसाइडिंग ट्रीटमेंट आते हैं, और हम लोगों के यहाँ सबसाइडिंग ट्रीटमेंट नहीं आते, कोई भी सबसाइडिंग मेडिसिन नहीं आती हैं। हमारे यहाँ लगभग लगभग सिम्टम्स को क्योर और बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, बॉडी के अंदर सेल्फ इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की दवाइयाँ आती हैं, और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए होम्योपैथी से बढ़िया कहीं दवाई नहीं आती। और बीमारियां पैदा लैक ऑफ इम्यूनिटी की वजह से होती हैं, जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर पैदा हो रहे हैं बॉडी की कमियों की वजह से हो रहे हैं, और होम्योपैथी की दवाइयां उन्हीं कमियों को दूर करती है। जब इम्यून सिस्टम बिल्डअप होगा तो आधी से ज्यादा बीमारियां नेचुरल तरीके से खत्म हो जाती है, दवाइयों की आगे आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए सारी पैथियों से बिल्कुल डिफ्रेंसिएशन करती है होम्योपैथी। एक तरीके से किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है? 0%। 0%। जैसे हम एलोपैथी की बात करें तो कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि मतलब नॉर्मल किसी चीज़ की दवाई दी, साथ में बैलेंस करने के लिए एसिडिटी ना हो या गर्मी ना लगे, उसके लिए अलग दवाइयाँ दी जाती हैं। मैं बोल रहा था कोई हुँ। सबसाइडिंग दवाइयां आती है, मजबूरी क्या होती है, डॉक्टर के पास पेशेंट जा रहा है, इमरजेंसी में जा रहा है, इमरजेंसी में जा रहा है तो उनको कंट्रोल करने के लिए दवाइयां देनी पड़ती हैं, छोटे मोटे स्टेरॉइड्स भी देने पड़ते हैं, एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती हैं, स्टेरिटाइज मेडिसिन भी देनी पड़ती हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि उनके बॉडी में आफ्टर इफेक्ट्स तो आते हैं, जब आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे तो उनको बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ दवाइयां देनी पड़ती हैं, बिल्कुल। क्योंकि आपको जल्दी लाभ होने की उम्मीद रहती है, कंट्रोल होने की उम्मीद रहती है। लेकिन अगर किसी को इमरजेंसी है, कोई इमरजेंसी में ट्रीटमेंट एलोपैथिक लेता है तो इमरजेंसी कंट्रोल के लिए एलोपैथी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर होम्योपैथी में भी अगर आप आते हैं तो आजकल की पैथी तो इतनी बढ़िया है कि होम्योपैथी से भी तुरंत आराम मिलता है, हर चीज में आराम मिलता है। आपको अच्छा। फीवर है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, ये सारी छोटी मोटी चीज है, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलते हैं, इंस्टेंट रिलीफ मिल इंस्टेंट रिलीफ सकते मिलते हैं? हैं। हाँ, क्यों नहीं। ये एक नई बात है क्योंकि ऐसा कहते हैं कि होम्योपैथी जो है वो थोड़ा देर से असर करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो जो क्रोनिक डिजीजेज होती हैं, जो लॉन्ग टाइम से बॉडी में सफर कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक्यूट परेशानी आई है और एक्यूट के लिए होम्योपैथी के आप खाओगे तो बहुत दिन बाद पेट में दर्द है तो 3 दिन बाद असर होगा, ऐसा नहीं है। इतना तो ना तो पेशेंट वेट करेगा और ना डॉक्टर ही चाहेगा कि वो पेशेंट को कस्टमर है। बहुत सही बात है सर, क्योंकि पेशेंट को आप जितना टाइम देंगे, जितना समझाएंगे, वो दवाइयों से भी ज्यादा काम करेगा। हमारे यहाँ पैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट बहुत कम होता है, हमारे यहाँ पैथोलॉजी बहुत कम निकलती है। जहाँ आवश्यकता है वहाँ हम रोकते नहीं है, जहाँ नहीं है वहाँ हम कराते नहीं है। अपना अनुभव, अपनी मेहनत, अपनी पढ़ाई, अपना जितना ज्ञान है सब पेशेंट के ऊपर लगाते हैं, प्रॉपर तरीके से उसको टाइम देते हैं, उसकी समझते हैं, सुनते हैं, जितना उसको अपना प्रॉपर तरीके से दे सकते हैं अच्छा, उतना अच्छा देने की कोशिश करते हैं। और ईश्वर की कृपा से हमारे यहाँ पेशेंटों का रेशो, नंबर ऑफ पेशेंट बहुत अच्छे कंट्रोल वाले और ठीक होने वाले पेशेंट रहते हैं। सर आयुर्वेद में 3 टर्मों की बात होती है, वात, पित्त और कफ की। ऐसे ही मैंने सुना है कि होम्योपैथी में सोरा, साइकोटिक और सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस 3 हमारे यहाँ ये पॉइजन होते हैं, और 3 पॉइजन बॉडी में पाए जाते हैं, किसी को ए और बी, किसी को बी और सी, किसी को ए और सी। और जिसके बॉडी में, और हमारी पैथी इसी के ऊपर चलती है सारी, हमारी होम्योपैथी इसी के ऊपर चलती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट इसको बोलते हैं, और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट को ही आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि हमारी थ्योरी यही है, और जो थ्योरी को लेकर चलेगा ना वही सक्सेस होगा। जिसका रूट पता नहीं होगा, जिसको यही पता नहीं होगा कि इसकी थ्योरी क्या है, इसकी बॉडी की टेंडेंसी क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो वो ट्रीटमेंट क्या करेगा। ना तो ट्रीटमेंट डॉक्टर कर पाएगा और ना ट्रीटमेंट हो पाएगा।
वही एलोपैथीकरण हो जाएगा कि भैया बुखार आ गया तो पैरासिटामोल की तरह दवा खा लो, एकोनाट बेलोनार रेस्टॉक्स खा लो। भैया बुखार क्यों आया, उसका इलाज कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के आता है कि इसको सोराइसिस क्यों हुई, इसको माइस्थीनिया क्यों हुआ, इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों हुई, इसको अस्थमा क्यों हुआ। इसका सिस्टम है पूरा कि इसके बॉडी में सोरा पॉइजन है इसलिए इसको अस्थमा हुआ, इसको साइकोसिस है इसलिए इसको ये वाली परेशानी हुई, इसको सिफिलिस है इसके लिए कोरोनरी हुआ। ये हर चीज का ट्रीटमेंट है। मतलब हम मोस्टली पेशेंट को इन तीन उसमें बांट सकते हैं। हाँ, हमारे यहाँ बढ़ता है, वो पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के बाद ही उसके आगे के सिम्टम लेने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दवाइयाँ आगे प्रोवाइड की जाती हैं। वही दवा कारगर होती है और वही दवा लॉन्ग टर्म में जाके क्योर करती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं है, डॉक्टर अगर उसको नहीं कर पा रहा है या पेशेंट उसको प्रॉपर तरीके से नहीं मैनेज कर पा रहा है या बता पा रहा है, तो वो उसमें क्योरिंग होने में टाइम लग जाता है, परेशानी सर आती ये है। तीन जो आपने टाइप बताए इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे एक बार? हाँ, सोरा पॉइजन जो होता है वो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर इंडिकेट करता है कि हमारे अंदर स्किन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती हैं। ये अस्थमा और एक्जिमा, अस्थमा का मतलब कोल्ड कफ कंजेशन और एक्जिमा का मतलब स्किन डिजीज जितनी भी होती हैं, ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट होती हैं। जिसके बॉडी में सोरा पॉइजन है, जिसको बॉडी में सोरा पॉइजन आया हुआ है, तो उसके पेरेंट्स से अगर आया है तो डोमिनेंट किसी जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है उसके बच्चों में डोमिनेंट नहीं हो पाएगा। जिसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है या प्रीमेच्योर एज में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो रहे हैं, कोई इम्यूनिटी डाउन जा रही है ज्यादा दवाइयों की वजह से, ज्यादा बीमार रहने की वजह से, तो ये सिम्टम्स उभर के बाहर आने लग जाते हैं। साइकोसिस पॉइजन होता है, इसमें जैसे बॉडी के अंदर सिस्टिक फॉर्मेशन होता है, जैसे मस्से हुए, फाइब्रॉइड्स हुए, लाइपोमास हुए, कैंसर हुए, ये साइकोसिस पॉइजन के द्वारा आते हैं। सिफिलिटिक बीमारियां होती हैं, जैसे यूट्राइन प्रॉब्लम होती है, जैसे है ना गोनोरी, जैसे गोनोरिया एक बीमारी होती है जो मेल फीमेल में होती है, और सिफिलिटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जेनेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब सिफिलिस के अंतर्गत आती हैं। तो ये ट्रांसफरेबल होती हैं, जो जेनेटिकली ट्रांसफर होती हैं और बॉडी के अंदर जब बच्चों में नेक्स्ट जनरेशन में आती है, तो उसके बाद जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता है या टाइम टू टाइम जब हमारी बॉडी का डाउनफॉल शुरू होता है, तो ये सिम्टम्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। तो इनके अंदर एंटीसाइकोसिस, एंटीसेफ्लिटिक, एंटीसोरिक ये दवाइयां दी जाती हैं और उसके हिसाब से हमें बड़ी सफलताएं मिलती हैं। और इसको हमारी जो दवाइयां आती हैं उनको नोसोड्स बोलते हैं। हम नोसोड्स का मतलब क्या होता है कि ये जो बीमारियां होती हैं इन्हीं के कीटाणु, मैं इस भाषा में समझा रहा हूँ, उन्हीं के कीटाणुओं को लेके और उन्हीं के अगेंस्ट में उसकी इम्यूनिटी को तैयार करके वो दवाइयां तैयार की हुई, जस्ट लाइक ए वैक्सीन। यस, जस्ट लाइक ए वैक्सीनेशन, जस्ट लाइक ए वैक्सीनेशन। बिल्कुल वही बात मानी जाती है कि जहर जहर को काटता हाँ है। जी, तो गुड सर, एक ये पूछना था मुझे, जैसे मैं होम्योपैथी के बारे में जब पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कलकत्ता से इसका खास रिलेशन है। ऐसा कहते हैं आज भी वहाँ होम्योपैथी का प्रचलन ज्यादा है, तो इसके बारे में आपने कुछ सुना है? ऐसा होता था कि अधिकतर विद्वान पहले कैलकाटा में ही पाए जाया करते थे और कैलकाटा जो बहुत बड़ा पाया जाता था, तो वहां के लोगों ने पहले सबसे ज्यादा, जो कि इसका ओरिजिन तो डॉक्टर हैनीमैन हमारे जो होम्योपैथी के जन्मदाता हुए हैं वो जर्मन के थे। और जर्मन में आज भी होम्योपैथी नहीं चलती है, लेकिन होम्योपैथी की जर्मन की दवाइयां सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होती हैं। जर्मनी में नहीं चलती नहीं, है? बिल्कुल नहीं चलती। होम्योपैथी को जर्मनी में जानते नहीं है लोग। वहाँ होम्योपैथी की पढ़ाई नहीं होती जर्मनी में। जर्मनी में एमबीबीएस होता है और एमडी होम्यो से की जाती है वहां पे। इसलिए वहां केवल फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन तो है, पर ट्रीटमेंट होम्योपैथी का नहीं होता वहां पे। होम्योपैथी के है नहीं वहां पे। लेकिन हिंदुस्तान से ज्यादा होम्योपैथी पूरी दुनिया में कहीं नहीं। मतलब सबसे ज्यादा वर्ल्ड में हिंदुस्तान हाँ, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में होम्योपैथी दी जाती है। और होम्योपैथी की दवाइयां भी होम्योपैथी में, क्योंकि हर्ब्स वगैरह सब नेचुरल चीजें, वेद पुराण सब में हर्बल इंडिकेट। आप रामायण पढ़ोगे तो रामायण में सारी चीजें आती हैं। हल्दी घर के काम आती है, कुकरमा लौंगा उसका नाम है, हमारे घर के काम में आती है। हल्दी सेल इम्यूनिटी में सबसे बढ़िया दवाई है। तुलसी जी की हमारे यहाँ पूजा होती है। तुलसी जी को पूजा को कनेक्टिविटी, मेडिसिनल चीज से कनेक्टिविटी को जोड़ दी, क्या पूजा करिए आप। परिक्रमाएं हमारे यहाँ दी जाती हैं क्योंकि आपको एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर होता है। आध्यात्मिक चीज भी है क्योंकि पढ़े लिखे कम हुआ करते थे, विद्वान कम हुआ करते थे, तो पब्लिक को इसी हिसाब से मोल्ड कर दिए जाते थे। जीरा, हल्दी, लौंग, पीपल, तुलसी, ये सारी चीजें नेचुरल चीजें, इन्हीं से होम्योपैथिक तैयार होती है, इन्हीं से होम्योपैथिक बनती भी है और ये सारी हमारे घरों में पैदा होती है। और हमको इन चीजों का बहुत ज्ञान है कि नीम, बबूल, पीपल, बरगद, ये सब चीजें ऐसी चीजें कि
अब बताइए पीपल दोनों टाइम ऑक्सीजन देता है, उससे ज्यादा ऑक्सीजन कहीं नहीं निकलती है। बरगद के पेड़ की लाइफ इतनी लंबी होती है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं कि ये सब चीजें इन्हीं से कनेक्टिविटी करके इनकी दवाइयां तैयार होती हैं। तो ये सब चीजें होम्योपैथी के हिंदुस्तान में तो जाने वेद हेनीमैन जी नहीं हुए थे उससे पहले से चल रही है, पर नाम होम्योपैथी नहीं था। नाम उनकी वजह से पड़ा। अब उन्होंने उसको प्रतिपादित कर दिया, उसको नाम दे दिया, उसको नाम दे दिया, तो सारी चीज होम्योपैथी होम्योपैथी पड़ गया नाम उसका, ये है। लेकिन होम्योपैथी तो शुरू से चल रही है। बिल्कुल। सर जैसे होम्योपैथी जितनी प्रचलन में है उतने क्रिटिसाइज भी होती है। बेसिकली मैंने कई जगह पढ़ा और मतलब सुना कि लोग ऐसा कहते हैं कि इसमें जब डाइल्यूशन प्रोसेस होता है कि नॉर्मली ऐसा होता है कि कोई भी इंग्रेडिएंट 1% लिया जाता है, 99% अल्कोहल या फिर पानी, फिर उनको मिक्स किया जाता है, फिर उसमें से फिर 1% लिया जाता है, फिर उसमें 99% अल्कोहल या पानी, फिर यही प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता यही है। ऐसा ऐसा होता है, यही आप होम्योपैथी का प्रोसीजर है कि उसको लिया जाता है। लेकिन इसमें जो अल्कोहल यूज किया जाता है ना, वो रेक्टिफाइड अल्कोहल होता है, विदाउट वाटर फिल्म्स होता है, वो नशीला नहीं होता और वो सोलेबल होता है। जब टंग के ऊपर जाने के बाद मेडिसिन पूरे ब्लड में चली जाती है और अल्कोहल यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है, बॉडी के अंदर से वॉश आउट हो जाता है। मतलब अल्कोहल का इफेक्ट नहीं होता। अल्कोहल नाम जरूर है उसका, लेकिन अल्कोहल का वर्क अल्कोहल की तरह नहीं होता है। वो अल्कोहल अलग होता है जो नशे का काम होता है, और ये अल्कोहल होता है मेडिसिनल अल्कोहल होता है। इसलिए इसका कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं आता, ये कभी लिवर को डैमेज नहीं करता, कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं देता। अब इसका कोई इस्तेमाल गलत तरीके से करे कि 4 बूंद लेनी और तुम उसकी पूरी बोतल पियोगे तो नुकसान करेगा। ये तो नुकसान कुछ भी करेगा। अगर अमृत भी ज्यादा पियोगे तो वो भी नुकसान करेगा, पानी भी ज्यादा पियोगे तो वो भी नुकसान करेगा। तो लेकिन अगर सिस्टम को दवा के रूप में लिया जाए तो दवा, अब यूं तो पुराने जमाने में लोग ब्रांडी दिया करते थे, अब ब्रांडी दवा के रूप में आती है कि बच्चों को ब्रांडी मलनी चाहिए, 1 चम्मच ब्रांडी कभी सर्दी में दे देनी चाहिए। लोग ब्रांड अब दारू पीने लग जाए, तो शराब पीने लग जाए, तो उसका वो कोई क्रिटिसाइज क्या करे, वो तो खुद गलत काम कर रहे हैं। लेकिन होम्योपैथी में ऐसी कोई कमी नहीं है जिसका क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज तो देखो अच्छी चीजों का होता है, खराब चीजों का क्रिटिसाइज कभी नहीं होता। आप अच्छे काम करने जाओगे, आपका क्रिटिसाइज जरूर होगा। एक चीज और होती है कि मतलब अल्कोहल को लेकर नहीं, बल्कि वो लोग ये कहते हैं कि जैसे डाइल्यूशन प्रोसेस में लास्ट तक एक एक बूंद निकलते निकलते शायद दवा बचती नहीं, बस पानी रह जाता है, ऐसा कहते हैं मैं लोग। बोलता हूँ इसमें क्या होता है कि इसको पोटेंशियलाइज किया जाता है। अणु और परमाणु वाला जो प्रोसीजर है ना, वो इसमें एप्लीकेबल होता है कि इसमें आप जब आपने किसी चीज में 100% अणु पड़े हुए हैं और आपने उसमें मेडिसिन डाल दी, तो वो 100% अणु में सारी दवा चली गई। अब हर अणु के अंदर 100% दवा आ गई। अब 100 अणु उसमें हो गए, तो जब दूसरे उसमें डालोगे तो उसमें 100 पड़ेंगे तो वो 200 हो गई। यानी कि 100 वाले को तो उसमें डाल दोगे वो 200 परमाणु की हो गई। लेकिन मेडिसिन जो क्रूड है उसका प्रभाव तो कम होता जाता है, लेकिन उसकी ताकत बढ़ती जाती है। उसको पोटेंशियलाइजेशन बोलते हैं, पोटेंशियलाइजेशन बोलते हैं उसको। इस तरह से उसकी पोटेंसी को इंक्रीज किया जाता है और वो बहुत ताकतवर बन जाती है। ये चीज आज पता चली। मतलब मैंने एक वीडियो देखा, उसमें यही बताया गया कि लास्ट तक कुछ बचता ही नहीं है। नहीं। अब सांप का जहर है, सांप का जहर से हमारे बोथोरॉक्स होता है, लेकेसिस आती है, क्रोटिलस हॉरर एक दवा आती है हमारे यहाँ, ये सब जहरों से तैयार होती है। अब ये अगर किसी को तुम क्रूड में दे दोगे तो वो तो नुकसान करेगा ना। इसको पोटेंशियलाइज कर दिया जाता है तो जहर तो खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी ताकत हमारे सामने आ जाती है और वो जाने कितने लोगों की जानें बचाता है। वही आपने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि जहर को जहर मारता है। तो वही चीजें हैं होम्योपैथी में। लेकिन समझने की चीज है ना, जो समझेगा तो वो समझा देगा, जो समझ ही नहीं पाएगा वो समझाएगा क्या। इसलिए पेशेंट भ्रांतियों में फंस जाते हैं। आपने बहुत सही से समझाया। सर स्यूडो साइंस भी कहते हैं कई लोग, तो ऐसा क्यों कहते हैं? नहीं, कहने वाली बात है कि सूडो साइंस, होम्योपैथी तो प्रॉपर तरीके की साइंस है ना। होम्योपैथी सूडो साइंस कैसे बन जाएगी? मैंने सर्च किया तो सबसे शब्द यही आ रहा था कि होम्योपैथी एक सूडो साइंस भी है। एक्चुअल में क्या होता है, जहाँ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है या जो लोग नहीं जानते हैं, जिसको ज्ञान ही नहीं है किसी चीज का, जिसको वेद पुराणों का ज्ञान नहीं है, उसके सामने तुम वेद खोल के बैठ जाओगे तो वो कहेगा ये सब घटिया चीजें। आप आजकल का लेटेस्ट उदाहरण देख लो कि वो कहते हैं कि महाकुंभ है, वो इतनी सारी पब्लिक जा रही है, दूसरे लोग कह रहे हैं कि महाकुंभ तो मृत्यु कुंभ है। अब इसको तुम क्या कर लोगे, इसको कह दो सूडो साइंस हो गई। तो अब किसी का जिसको ज्ञान नहीं है वो अज्ञानता किस रूप में आजकल क्या है, जिसका बोल ज्यादा हो जाता है उसकी बातें आगे बढ़नी शुरू हो जाती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि होम्योपैथी से बढ़िया साइंस कोई साइंस नहीं है। होम्योपैथी अपने आप में प्रॉपर साइंस है, बस करने वाला, समझने वाला और समझाने वाला होना चाहिए। होम्योपैथी से बढ़िया दवाइयाँ कोई दवाइयाँ नहीं होती हैं। हाँ, इमरजेंसी में सभी दवाइयाँ अच्छी होती हैं,
हर चीज का समय समय पे इस्तेमाल होता है। जहां जिसकी जरूरत है उसको इस्तेमाल करो, लेकिन अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट में अगर आना है तो होम्योपैथी से बढ़िया कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सर, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो होम्योपैथी को प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं? मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में क्या होता था पुराने जमाने में। हमारे यहाँ पोटेंशियोडाइज मैंने बताया था ना, तो जो हमारे पुराने डॉक्टर्स जो हुआ करते थे, वो क्या होता था कि होम्योपैथी की हाई पोटेंसीज वगैरह ज्यादा यूज करते थे, मिनिमम मेडिसिन और मैक्सिमम वर्क की तरफ चला कर देते थे। तो पहले क्या था, लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी हुआ करती थी, पेशेंट कम हुआ करते थे, डॉक्टरों पर समय भी खूब हुआ करता था, डॉक्टरों का ज्ञान बहुत अच्छा हुआ करता था। तो वहां टेस्ट एंड ट्रायल वाला कोई वर्क ही नहीं हुआ करता था। तो उनको तो क्या होता था, पेशेंट सामने आता था, उसकी सारी हिस्ट्री लेना, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना, उसके सारे सिम्टम्स को कलेक्ट करना और उसकी सिंगल रेमेडी उसको दे देना। अब सिंगल रेमेडी को देने के लिए उसको वेट करना पड़ता था डॉक्टर को कि भाई ये इस रेमेडी का वर्क जो कंडीशन है वो 3 महीने के लिए है। अब उसको तो बोल नहीं सकता था डॉक्टर के तुम 3 महीने बाद मेरे पास आना चाहते हो, कुछ भी हो जाए। तो अब उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर प्लेसिबो, यानी कि हमारे यहाँ गोलियां आती हैं, उसको प्लेसिबो की गोलियां बोलते थे, इसमें मेडिसिन का इफेक्ट नहीं होता है, तो पेशेंट को प्लेसिबो दे दी जाते। लेकिन आजकल डॉक्टर बहुत कम यूज करते हैं, आजकल तो मेडिसिन ही प्रॉपर तरीके, क्योंकि ना तो पेशेंट पे इतना टाइम है कि 3 महीने बाद आना, प्रॉपर तरीके से वीकली और 2 वीक और 1 मंथ की दवाइयां चलती हैं और पेशेंट ठीक हो जाता। तो दवा खाने के लॉन्ग टर्म की जो चलती है वो डॉक्टर प्रॉपर तरीके से मेडिसिन देता है, भैया ये वीकली लेना, ये मंथली लेना, ये 6 महीने में एक बार लेनी है, वो बता देते हैं। तो इसलिए जिनको ज्ञान नहीं है, मैं बोला ना, अज्ञानता को लगाने के लिए अपनी कुछ भी कहते रहो कि ये खाली गोलियां देते हैं, कि फलाना देते हैं, कि ढिकाना देते हैं। ऐसा कोई नहीं है। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरा पेशेंट बीमार रहे, और कोई डॉक्टर ये नहीं चाहेगा मेरे पेशेंट को फायदा नहीं हो। वो ये चाहेगा कल फायदा हो, तो अभी फायदा होना चाहिए, अगर डॉक्टर वो है तो। और ये सब बेकार की चीजें, प्लेसबो इफेक्ट वगैरह कहने की बातें होती हैं। हर डॉक्टर अपना प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, प्रॉपर ये सब चीजें कहने की चीजें। सर, होम्योपैथिक दवाइयाँ हम किसी और दवाइयों के साथ भी कैरी कर सकते हैं क्या? यस, ये एक्चुअल में क्या होता है कि जहाँ क्रिटिकल केसेस चल रहे हैं, क्रिटिकल कंडीशन की ट्रीटमेंट चल रहे हैं, हार्ट का, ब्रेन का, या कोई आवश्यक दवाइयां चल रही हैं जैसे थायराइड की, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, तो उसके साथ होम्योपैथी की दवा, उसके पैरेलल दवाइयां दी जा सकती हैं। बस उसका कुछ अंतर करके दवा दी जाती है, और हम लोग इस तरह से दवाइयां प्रोवाइड कराते हैं, चूज करते हैं, जिससे कि उन दवाइयों पर कोई इफेक्ट ना पड़े। और हमारी दवा तो वैसे भी किसी दवा को इफेक्ट नहीं कर सकती, किसी दवा का हमारे ऊपर ही इफेक्ट होगा। तो हम इस तरह से ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाते हैं जिससे हमारी दवा वर्क कर जाए और उस दवा पे का कोई इफेक्ट ना हमारी दवा पर ना पड़े। सर, डायबिटीज, थायराइड जैसी बीमारी में भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट काम करता है? बिल्कुल। अब आप लगाइए सर, डायबिटीज है, डायबिटीज क्यों होती है? डायबिटीज होती है हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन का जो सीक्रेशन है वो कम हो जाता है, और बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। अब आप जब भी आप एलोपैथी की कोई दवाई या कोई भी किसी तरह की दवाएं लेते हैं, तो सर्कुलेशन में से शुगर को डिजोल्व करते हैं, यानी कि सर्कुलेशन में से डिजोल्व होगी तो 24 घंटे 12 घंटे के लिए डिजोल्व हो सकती है, लेकिन अंदर से तो लैक ऑफ इंसुलिन आ रहा है, एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, तो शुगर का लेवल फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर आपको अगले दिन दवा खानी, फिर अगले दिन दवा खानी। होम्योपैथी की दवाएं पेनक्रियास पे वर्क करती हैं, जहां से इंसुलिन का सीक्रेशन शुरू होता होती है जहाँ से। है। हम लोग पेनक्रियास को स्टिमुलेट करते हैं, लिवर के फंक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, इंसुलिन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। जब इंसुलिन का सीक्रेशन स्टिमुलेट होना शुरू हो जाता है, तो बॉडी के अंदर शुगर का एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है। बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती हैं शुगर को। जब शुगर लेवल सर्कुलेशन में कम आएगा, तो फिर टेस्टिंग में भी कम आएगा, इस तरह से बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाती हैं, इस तरह से शुगर कम हो जाती है। इसी तरह से थायराइड का प्रोसीजर है, ये सिस्टम होता है। मतलब सीधे जड़ पे काम करते हैं। मैंने अभी बोला वाइटल फोर्स पे होम्योपैथी की दवा वर्क करती है। सर, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी होम्योपैथी अच्छी है? होम्योपैथी दवा नवजात शिशु के लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए, बुजुर्गों के लिए, क्रिटिकल केसेस के ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ में चलने के लिए होम्योपैथी का कोई नुकसान नहीं होता। होम्योपैथी की दवा इन सबको सिस्टम के अनुसार दी जा सकती है। मतलब मैनेज करके दोनों साथ में कर यस, सकते हैं। हाँ बिल्कुल, होम्योपैथी की दवाएं सबको एक साथ सबको दी जा सकती हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता, बशर्ते कि उसकी कंडीशन के अनुसार उसका ट्रीटमेंट और सिलेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट को आगे कंटिन्यू करना पड़ता है, और कुछ देखना पड़ता है कि इस तरह की दवाइयां ना दी जाए जिससे पेशेंट को नुकसान हो। आपके पास कभी सर ऐसे पेशेंट आते हैं जो इंस्टेंट इलाज चाहते हैं कि सर जल्दी से ठीक कर दीजिए सभी हमको? आते हैं, हर फिर आप पेशेंट उनको आता है, कैसे समझाते हैं? जहाँ जैसी जिसकी जरूरत होती है। जो क्रोनिक केसेस होते हैं उनको बीमारी के बारे में बताते हैं, बीमारी के सिस्टम के बारे में बताते हैं,
कि भाई देखो तुमको ये बीमारी है, इतने दिन से तो बीमारी चल रही है, तुम्हारे शरीर के अंदर कमी हो गई है, हम ये वाला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तब जाके आपकी ये वाली चीज स्टार्ट होगी, तब जाके ये बीमारी डाउन जाएगी, इसमें इट विल टेक सम टाइम, इसलिए आप थोड़े दिन के लिए दवा कंटिन्यू करिए और थोड़े दिन का वेट करिए, इसके बाद आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। जब पेशेंट को थोड़े दिन बाद रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं तो उसका पेशेंस बनने लगता है, फिर वो आगे कंटिन्यू करता रहता है। सर लगभग अगर हम कहें टिपिकली कितना टाइम लग सकता है असर? डे 1 से वर्क शुरू हो जाता है होम्योपैथी का। तो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन होना चाहिए, आपका ज्ञान आपके पास होना चाहिए, मछली की आंख पर तीर लगता है, आपका ज्ञान आपके पास होना चाहिए, एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपकी अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाई आपकी होम्योपैथी की दवाइयों का ज्ञान आपको अच्छी तरह से होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान आपको अच्छी तरह से होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन तो अपने आप हो जाएगी। और जब बीमारी आपने समझ ली और ट्रीटमेंट आपने प्रॉपर दे दिया तो फायदा क्यों नहीं होगा? डे 1 से फायदा होना शुरू हो जाता है, विद इन ए डे फायदा होना शुरू हो जाता है। सर ऐसी कौन सी बीमारी या ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां होम्योपैथी काम नहीं कर सकती? सर्जिकल केसेस हैं, किसी को हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज है, किसी को मालूम पड़ा कि इस समय टिपिकल कंडीशन है तो उसको प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। लेकिन अगर जैसे किसी को ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई है, डिसॉल्व करने के लिए होम्योपैथी की बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां आती हैं और बड़े बड़े केसेस नॉर्मल हो जाते हैं। अब जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उसमें स्टेंट रिलीफ के लिए एलोपैथी का ही या जहाँ मैनेजमेंट है ना उसको वहाँ करना पड़ता है ना, उनसे कनेक्टिविटी करके पहले उसको मैनेज करना पड़ता है। जहाँ डिलीवरी हो रही है वहाँ भाई लेडी जो गायनोकोलॉजिस्ट है उनसे कंसल्ट करना पड़ता है। तो जहाँ टिपिकल केसेस है वहाँ थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ता है, लेकिन ट्रीटमेंट में होम्योपैथी का कोई मुकाबला नहीं, हर तरह की ट्रीटमेंट है। अब किसी को जैसे ब्रेन किसी को इंजरी हुई है, एक्सीडेंट भी हुआ है, मैनेज जब पेशेंट हो जाता है, जब वो रिकवरी का टाइम चलता है तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद जब नॉर्मल कंडीशन में आता है तो होम्योपैथी की दवाइयाँ फास्ट रिकवरी की चलती है। हड्डी टूटना है, मसल्स डैमेज है, नर्व डैमेज है, क्लॉटिंग ब्लड की हो गई है, हड्डियां टूट गई हैं, सब में होम्योपैथी से बढ़िया दवाई नहीं आती हड्डी जोड़ने की। हीमोटोमा को डिसॉल्व करने के लिए होम्योपैथी से बढ़िया दवाई कहीं नहीं आती है। इतनी बढ़िया बढ़िया दवाइयां होम्योपैथी में आती हैं, बड़े क्रिटिकल कंडीशन हमारे यहाँ ठीक होते हैं। सर स्किन केयर और हेयर केयर वगैरह के लिए भी होम्योपैथी ये तो दवाएं? कॉमन चीज है, जब बॉडी का ये पार्ट है, स्किन और हेयर बॉडी का पार्ट है तो ट्रीटमेंट क्यों नहीं होगा? जहाँ डेफिशिएंसी उसको दूर करिए, उसके अगेंस्ट में मेडिसिन दीजिए, वो बिल्कुल ठीक होंगे। हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर मैनेजमेंट के लिए और बच्चों के लिए, प्री मैच्योर ग्रे के लिए, ये सब चीजें जहाँ है बीमारियां, कमियां, खराबियां शरीर के अंदर हैं तो ठीक भी दवाइयों से ही होती हैं। सर ऐसा कहते हैं स्लो है, क्या वास्तव में स्लो है होम्योपैथी? जहाँ समय की आवश्यकता है वहां समय लगता है और समय देना भी चाहिए। और जहाँ इमरजेंसी और एक्यूट परेशानियां हैं, जहाँ सिम्टोमेटिक रिलीफ की अत्यंत आवश्यकता है तो होम्योपैथी का कोई मुकाबला नहीं है, तुरंत रिलीफ भी होम्योपैथी में मिलते हैं। सर पेट्स पे भी यूज होती है क्या होम्योपैथी? सारे एक्सपेरिमेंट ही होने पे होते हैं। कैसे सर? अब ये लगाइए कि जैसे होम्योपैथ जितने भी दवाइयों के एक्सपेरिमेंट होते हैं सब जानवरों पे ही होते हैं। अब जैसे मैं यहाँ से पहले कुछ समय वेटरनरी कॉलेज में सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे वर्क करने का, तो मैं एंटीमीबा एसिलोट का जो हमारे यहाँ जो पैरासाइट है तो मैंने उसको वहीं क्योर किया होम्योपैथिक दवाइयों से। मैं पैरासिटोलॉजी डिपार्टमेंट में ही था, वहाँ गिनी पिग्स अरेंज करता था और पास के गांव में से एमीबा का कलेक्शन करता था, गोबर वगैरह में से उसको सेंट्रीफ्यूज करता था, एमीबा को लेके इंजेक्ट करता था गिनी पिग्स के अंदर, होम्योपैथी दवाइयों से क्योर करता था। ये तो वर्क के ऊपर है ना, कोई करना चाहे तो खूब कर सकता है। तो मैंने तो जिंदगी भर मेहनत करी और आज भी बहुत मेहनत करता हूँ। तो मेरे तो प्रैक्टिकल मेरे पास बहुत अच्छा है, आज भी मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ, खूब मेहनत करता हूँ। नए नए जितने भी हमारे यहाँ लिटरेचर्स वगैरह आते हैं सबको मैं उसको बाकायदा अध्ययन करता हूँ, उनके अगेंस्ट में आज भी अपडेट रहता हूँ मैं। सर नए नए होम्योपैथी में क्या इनोवेशन हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ में? होम्योपैथी में इनोवेशन है, बढ़िया कंपनियों की दवाइयाँ आती हैं, बढ़िया अच्छी अच्छी कंपनियां हिंदुस्तान में आ रही हैं, नए नए हब्स के ऊपर रिसर्चेस चल रही हैं। हम लोग खुद अपनी रिसर्च करके अपने तैयार करते हैं, लोग आगे उसको बढ़ाते हैं। हमारी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, हमारे सेमिनार्स वगैरह होती हैं, वहाँ से हम कुछ कलेक्शन लेते हैं, कुछ कलेक्शन अपना देते हैं। तो जैसे आजकल ऑटोइम्यून डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा इस समय फैला हुआ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, और यही बीमारियों का कारण है और इसके ऊपर कोई ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन होम्योपैथी का जो फिजिशियन है वो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा वर्क कर रहा है और हम जैसे लोग तो वाकई में इसी पर वर्क करते हैं। हमने जो इस समय ट्रेन पकड़ा रखा है केवल बॉडी के इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करने के लिए, अपनी जो बेस्ट मेडिसिन प्रोवाइड करा सकते हैं पेशेंट को, उसी पर अपना सारा फोकस कर रखा है
और उसी को हम आगे चल रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते जा रहे हैं। सर क्या होता है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता को इंडिकेट करता है, और अब जब हमारी प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हमारा वाइटल फोर्स बहुत पावरफुल है, तो हमको आप लगाइए कि जब से कोरोना फैला था, तो कोरोना में जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक थी वो परेशान हो गए, और जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी वो दिन भर काम करते रहे। हमने पूरे कोरोना में दवाइयां दी हैं लोगों को, और अपनी इम्यूनिटी को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करके रखते रहे। तो इम्यून सिस्टम यानी कि बॉडी की रेजिस्टेंस पावर, वाइटल ऑर्गन्स, लंग, लीवर, हार्ट, ब्रेन, इनको बहुत ज्यादा मजबूत तरीके से इसको स्ट्रॉन्ग करके रखना होता है। अपनी लाइफ स्टाइल को लोगों को सलाह देते हैं कि भाई सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो, अच्छा खाना खाओ, हेल्दी लाइफ जियो, खुली हवा में लंबी सांसें लो, बाजार की चीजें कम से कम, फास्ट फूड वगैरह, ये सब चीजें आजकल इतनी ज्यादा फैल गई हैं, हर चीज में केमिकल वगैरह शुरू हो गए, फर्टिलाइजर इतना ज्यादा आना शुरू हो गया है, इन सब चीजों से बीमारियां फैल रही हैं। तो लोगों को अवेयर भी करते हैं इनके अगेंस्ट में, और अपना ट्रीटमेंट भी उनको देते हैं कि इन सब चीजों से आपका बचाव बना रहे। सर कोरोना के टाइम पे मैंने सुना था कहीं, कुछ नाम तो भूल गई मैं, वो मेडिसिन की बहुत तेजी से बिक्री हुई थी, बहुत सारी मॉडर्न दवाइयां मेडिसिन आती, की। बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां आती, आर्सेनिक एल्बम 30 थी, हाँ। है निमोनोकोसिन थी, और यूपेटोरियम पर्फ थी, और एक्मोनाइड रस्टॉक्स बेलोडोन, मतलब सिम्टम्स के अनुसार कई कई दवाइयां आती। एस्पिडोस्पर्म ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए हम लोगों ने खूब ज्यादा दिया था, लेकिन अब आप लगाइए कोई भी वायरल डिजीज या कोई फैलने वाली बीमारी आती है, आप इससे समझ लीजिए कि क्या एलोपैथिक, क्या होम्योपैथिक, और क्या सारी पैथियां, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब दवाएं निकाल के लाता है, तो वो सब बीमारियों में होम्योपैथी की दवाइयां ही निकल के अल्टीमेट आती है कि उसमें होम्योपैथी का ये वाली दवाई सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध हुई है, सब लोग इसको लीजिए। आप पिछले इतिहास को उठाकर देख लो, कितनी भी बीमारी, फैलने वाली बीमारियां आई हैं जहां लाखों कैजुअलिटी हुई है, बाद में गवर्नमेंट और ये सारी चीजें निकाल के लाती हैं कि इसमें होम्योपैथी सबसे ज्यादा कारगर है। और देखिए होम्योपैथी का उस समय नाम आता है। तो जब होम्योपैथी को जानने वाले बाद में नाम ले, जब जो क्रिटिसाइज करने वाले बाद में नाम लेके आते हैं, तो क्यों ना पहले से होम्योपैथी दी जाए, और जिन लोगों को ज्ञान है वो पहले से लेना शुरू कर देते हैं, और जिनको ज्ञान है वो देना शुरू कर देते हैं। जब बाद में निकल के आती है तो होम्योपैथी निकल के आती है, लोग फिर भी क्रिटिसाइज करने पर लगे हुए कि होम्योपैथी, ये सूडोपैथी और फलानी पैथी, ये सब बेकार की बात है। सर कुछ महीने पहले एक स्टडी हुई थी जिसमें ये पाया गया कि अर्बन एरियाज के 70% पॉपुलेशन होम्योपैथी की तरफ जा रही है। अर्बन और रूरल दोनों का रुझान होम्योपैथी की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा। ऐसा नहीं है, रूरल में भी तो इंसान रहते हैं, लेकिन उनको कन्विंस करने वाला होना चाहिए। जब उनको तुम कन्विंस उनकी भाषा में नहीं करवा पाओगे, आप उनको अपनी भाषा में, अब उनको तुम सीधे आ रहा है बेचारा सर दर्द लेके एमआरआई कराने भेज दोगे बिना उसकी सुने, उसको चक्कर आ रहा है, तुम उसको एडमिट करके 3 दिन बाद निकालोगे, तो वो तुम्हारी क्या सुनेगा, क्या समझेगा। मैं ये नहीं कह रहा इन्वेस्टिगेशन गलत है, इन्वेस्टिगेशन मस्ट है, लेकिन पहले अपना कोशिश तो करना चाहिए ना, उसको समझने की कोशिश तो करें, भाई चक्कर क्यों हो रहा है। हो सकता है उसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा हो सकता है 2 दिन से उसने खाना ना खाया हो सकता है उसने मेहनत ज्यादा कर ली हो सकता है उसको कोई हीट स्ट्रोक वगैरह पड़ रहा हो, खेतों में काम करता है, उसको समझने की जरूरत है। हो सकता है उसको सर्वाइकल की कॉमन प्रॉब्लम हो, उसको समझने की जरूरत है और समझाने की जरूरत है। तो रूरल में भी क्या होता है, हम तो पेशेंट को टाइम देते हैं, उसकी बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं, खुद अपना अंदर उसको अनुभव करते हैं, उसके अंगे इसमें मेडिसिन देते हैं, उसको फायदा होता है। तो रूरल से भी हमारे यहाँ इतने सारे पेशेंट है कि पूछे मत, जितने अर्बन में उससे ज्यादा रूरल में। सर अभी आपने सर्वाइकल पेन की बात की, सर्वाइकल पेन आजकल बहुत बढ़ रहा है। सारी चीजें बढ़ रही हैं, सर्वाइकल पेन बढ़ रहा है, लंबर पेन बढ़ रहा है, नी पेन बढ़ रहा है, एल्बो का है, हील पेन बढ़ रहा है, सारे पेन बढ़ रहे हैं। सर बिना दवाइयों के कैसे ठीक करें? एक्सरसाइज, जहां एक्सरसाइज हो सकती है, मैंने बोला ना, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए। हम शरीर से काम तो लेते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन शरीर के लिए कुछ करते नहीं है। जब शरीर के लिए कुछ नहीं करेंगे तो एक सर्टेन पीरियड के बाद हमारा बॉडी हमको सपोर्ट नहीं देगा। अब जो लोग आज फिजिकल एक्टिव रहते हैं, सुबह घूमने जाना, योग व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, मैं एक्सरसाइज जिम को नहीं बोल रहा हूँ, मेरे लिए जिम एक्सरसाइज में नहीं आती है, अच्छी बात है, लेकिन जिम का ट्रेंड अलग हो चुका है। मेरी एक्सरसाइज योग व्यायाम, सुबह घूमना, अपनी हेल्थी दंड बैठक करना, अपनी हेल्थी एक्सरसाइज करना, मैं उसको ज्यादा इफेक्ट मानता हूँ, क्योंकि वो चीजें, सब चीजें पुरानी पद्धति में आती हैं। और ये मैं तो बच्चों को भी सलाह देता हूँ, भाई लोहे से लड़ना ठीक नहीं है।
हाँ, अपने फिजिकल रहने के लिए थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप अपनी बॉडी, अभी आप 18 साल के और बॉडी बिल्डिंग में लग गए कि हाई हाँ प्रोटीन लेना शुरू कर दिया, कि आपने ये गलत चीजें लेना शुरू कर दी, उसके अगेंस्ट में आपका धोखे में लोग स्टेरॉइड खाना शुरू कर देते हैं। बहुत वो ट्रेंड आजकल चल जाता है, युवाओं में बहुत कंपटीशन चल चल जाता रहा है। है। यही आजकल बच्चों को हार्ट अटैक वगैरह ये सब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि तुम बचपन में प्रीमेच्योर एज में अगर स्टेरॉइड लेना शुरू कर दो तो इम्यून डिसऑर्डर तो होगा ही होगा ना। और जो देसी लोग देसी एक्सरसाइज हैं उनसे कभी कोई नुकसान नहीं होने वाला, हमेशा फायदे ही करेंगी। लेकिन वही वाली बात है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में फायदा मिलेगा, वो अच्छा मिलता है, लेकिन आजकल लॉन्ग टर्म जाने को तैयार कहाँ है लोग, ये होता हर सबको शॉर्ट टर्म इलाज चाहिए, हर चीज का शॉर्टकट है। यस, चाहिए। तो यही वाली बात है। सर होम्योपैथी दवाई जब हम लेते हैं तो किसी प्रकार के परहेज की जरूरत होती है? थोड़े से परहेज होते हैं, क्योंकि होम्योपैथी की दवा का क्या होता है कि होम्योपैथी दवा बहुत जल्दी पोटेशियम साइनाइड से भी तेज वर्क करती है। होम्योपैथी की दवा टंग के ऊपर जाने के बाद पूरे ब्लड में सर्कुलेट कर जाती है। लेकिन अगर मुंह में कोई खुशबू होती है, अगर तेज स्मेल वगैरह मुंह में जाती है, या दिन भर में हम ज्यादा तेज स्मेल की चीजें लेते हैं, तो होम्योपैथी दवा का वर्क नहीं हो पाता या कम हो पाता है। तो हम बोलते हैं भाई जब भी दवा खाएं थोड़ा ज्यादा तेज स्मेल की चीजें ना खाएं, और कंडीशन के हिसाब से आपके गले में दर्द हो तो ठंडा खट्टा मत खाइए। हम्म, आपको सर्दी लगी हुई है तो सर्दी से बचने की कोशिश करिए। तो ये सारे थोड़े बहुत प्रिकॉशन बताने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा होम्योपैथी में परहेज होते नहीं, थोड़े बहुत तो होते हैं। सर नॉर्मली होम्योपैथी दवाई में शुगर बॉल्स दी जाती हैं, वो छोटी छोटी गोलियां, तो क्या डायबिटीज पेशेंट्स को भी वही दी जाती हैं? ये एक थोड़ी सी गलत फहमी लोगों में है। एक्चुअल में क्या होता है, वो शुगर बॉल्स जो होती हैं, वो शुगर बॉल्स क्या, लैक्टोज होता है वो, और बहुत कॉस्टली आता है वो। उसका उसका जो कॉस्टिंग आती है ना, वो 700-800 रुपए पौंड की आती है। वो बाहर से आज आज देखिए हिंदुस्तान इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया, इतनी सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है हिंदुस्तान में, लेकिन लैक्टोज होम्योपैथी में आज भी पैदा नहीं होता। हॉलैंड से और स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट होता है, क्योंकि वहाँ भेड़ का दूध और वो सब चीजें वहाँ बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो वहां से आज इंपोर्ट होता है। उसकी ये बॉल्स तैयार की जाती हैं जो बहुत हाईली एब्जॉर्बिंग होती हैं, और दवाई को बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करके बहुत दिन तक सुरक्षित रह सकती हैं, और इनका शुगर पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। शुगर पे इसको कोई प्रभाव, शुगर क्या होता है, होम्योपैथी की दवाइयां आपको एक छोटे से 4 ग्राम की शीशी में दी जाती है, हम्म, 1 महीने के लिए खाने के लिए, 15 दिन के खाने के लिए। उसमें कितनी 2 ग्राम गोली भी नहीं होगी। तो इसलिए ये सब भ्रांतियां हैं, हम पेशेंट को समझाते हैं तो पेशेंट समझ जाता है। सर नॉर्मली जब होम्योपैथिक दवाई ली जाती है तो मोस्टली ऐसा रहता है कि दिन में 4 बार खानी है, खाने के 2 घंटे बाद खानी है, कई बार ऐसा रहता है। ऐसा नहीं होता। आपने भी मुझसे थोड़ी देर पहले सवाल किया था कि प्लेसबो इफेक्ट, हम्म, हमारे पुराने लोग जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दिया करते थे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन क्या होता था, जो आपकी शरीर के प्रक्रिया के अनुसार जो आपको सूटेबल मेडिसिन है वो आपको दे दी, एंटी साइकोसिस, एंटी सोरिक, हम्म, एंटी सिफिलिटिक दवा दे दी। अब आपको उसको वेट करना होता था। तो आपको जब वेट करना होता तो वो काय को दिन में 4 बार, तो एक बार देने के बाद तुम तो 6 महीने 4 महीने बाद बात करते थे, तभी तो प्लेसिबो का इफेक्ट आपको देते थे वो, हम्म, कि भाई दिन में एक बार 4 पुड़िया इसकी, 1-2 पुड़िया इसकी खा लेना। अब कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है। अब किसी को फीवर है तो लो पोटेंशियस की मेडिसिन है, उसको दिन में 2 से 3 बार दी जा सकती है, और ये डिपेंड करता है बॉडी की कंडीशन के ऊपर, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। अब अकॉर्डिंग टू सिम्टम जो दवा दी जाती है कि उसमें एक बार भी दी जा सकती है, 2 बार भी दी जा सकती है, 3 बार भी दी जा सकती है। अब 3 बार भी अगर दवा लेते हो, अर्ली इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक आप दवा ले सकते हो, बिफोर स्लीप एट नाइट ले सकते हो। हम्म, दो चीज तो खत्म हो गई, बचा दिन में एक बार। और दिन में 18 घंटे होते हैं, आदमी 6 घंटे तो सोता है, 18 घंटे में दिन में एक खुराक लेने में क्या बुराई हो रही है? हम्म, ये वाला सिस्टम है, समझने और समझाने की चीज है सारी। बिल्कुल सर। सर पीरियड्स पेन वगैरह के लिए भी कोई होम्योपैथी में इलाज सारी है? नॉर्मल है, ये तो सब बीमारियां और कमियां और खराबियां शरीर के अंदर ही हैं। अब ये पीरियड्स में पेन को वो डायस्मेनोरिया हमारे यहाँ बोला जाता है। अब डायस्मेनोरिया होता है हार्मोनल होता है, ओवुलेशन जब होता है तो इन्फ्लेमेशन आनी शुरू हो जाती है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयां दी जाती हैं, हार्मोन्स को सेटल करने की दवाइयां दी जाती हैं। थोड़ी सी दवाई देने के बाद पीरियड्स का पेन खत्म हो जाता है। सर पेन किलर्स वगैरह कुछ आती है होम्योपैथी होम्योपैथी? में इस टाइप की कोई दवाइयां नहीं आती हैं कि पर्टिकुलरली कि ये ब्रूफिन है, ये खा लो दर्द बंद हो जाएगा। हम्म, होम्योपैथी में सिम्टम्स के अनुसार दवाइयां आती हैं, और सिम्टम्स के अनुसार दवा दी जाती है, तो वो तुरंत अफेक्ट करती हैं, और वही किलर कहलाती हैं। जो बीमारी को मार दे वो किलर कहलाती है। अब आपने बताया पीरियड टाइम में पेन होता है, तो मैं आपको ओवुलेशन को नॉर्मल रखने के लिए इन्फ्लेमेशन को कम करने की दवा दूंगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी जो सिम्टम्स के अनुसार दवा दी जाएगी वो आपके दर्द को बंद करेगी। अब उसको आप पेन किलर खेलो या मेडिसिन कह लो, हम्म, ये वाली बात है। लेकिन हाँ, और पैथियों में सब पेन किलर आती है कि आपके अगर
सर में दर्द है तो पेन किलर, सेंट्रलाइज पेन किलर आपको आप दे दिया, डिस्प्रिन ले लीजिए, सैराडोन वो ले सेंट्रलाइज लीजिए। पेन किलर होती है, वो यहाँ से जो दर्द को बंद करती है, आपको फील नहीं होने देगी, दर्द बंद कर देगी, वो पेन किलर कहलाती है, वो हम लोगों के नहीं आती है। और सेडेटिव मेडिसिन हम लोग, होम्योपैथी जड़ से जो समस्या है मेन, जिस कारण सर दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उसको खत्म करने का मैंने काम बोला था कि वही कि होम्योपैथी की दवा रूट कॉज को कवर करके चलती है, वाइटल फोर्स जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स जितने होते हैं उनको कंट्रोल करके चलती है, जहां से बीमारी का ओरिजिन होता है वही हम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अपना ज्ञान, अपना अनुभव सब लगाते हैं कि भाई इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, कहाँ कौन सी कमी आ रही है, जो कमी आ रही है उसको किस तरह से दूर कर सकते हैं, किस तरह से पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं, तो उसकी दवाई सेलेक्ट करके देते हैं, वो ठीक होनी शुरू हो जाती सर टेक्नोलॉजी का कुछ यूज है। है? बहुत ज्यादा यूज है जैसे होम्योपैथी में, टेक्नोलॉजी तो है ही सारी चीजें। आज देखिए, पहले क्या होता था कि छोटी छोटी चीज के लिए हमें बहुत सारी चीजों को पकड़ना पड़ता था, जनरल्स मंगाने पड़ते थे, सारी चीजों को मतलब अफोर्ड करना पड़ता था। आजकल एक क्लिक के ऊपर सारी चीजें मिल जाती हैं। टेक्नोलॉजी तो बहुत ज्यादा, नई नई टेक्नोलॉजी से दवाइयां बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन होने लगी हैं। पहले हाथों से दवाइयां तैयार होती थी, आज मशीनों से तैयार होती हैं। आज जो रिसर्च कहीं भी हो रही हो, पहले आने में 2-2, 4-4 साल लग जाते थे इंडिया में, आज अगर आज अमेरिका में कोई रिसर्च हुई है तो इंडिया में कल आ जाएगी। तो ये सब चीजें, टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली सबसे प्राइम फैक्टर है ही। सर स्टोर करके रखने में भी टेक्नोलॉजी काम आती है दवाइयों में? बिल्कुल, स्टोर में अब वो बेसिकली वो ट्रीटमेंट का हिस्सा नहीं होता है। अब हम्म। स्टॉक वगैरह है, ये सब तो इसमें कंप्यूटर्स वगैरह सब इसी में यूज होती हैं, सारी चीजें, मैनेजमेंट सब उसी में आता है, ये मैनेजमेंट का हिस्सा आ जाता है। बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट भी कंप्यूटर से देने लगे, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा मानता हूँ, मैं उसका नहीं मानता कि भाई ट्रीटमेंट तो भी दिमाग से होता है। जो मैंने पढ़ा है, जो मैं सोच रहा हूँ और मैं जो आपको देख रहा हूँ, वो मैं वर्ड्स में मतलब डिक्टेट नहीं कर सकता, फील कर सकता हूँ। ऑब्जर्व और कर रहे हैं। होम्योपैथी का इलाज फीलिंग्स का इलाज है। मैं आपको आपकी बीमारी को कैसे फील कर रहा हूँ, मैं आप उसको बस दवाइयों के रूप में तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको डिक्टेट नहीं कर सकता और वर्ड्स के रूप में उसको। होम्योपैथी सर बिल्कुल ऐसी लग रही है, अपनापन सा लग रहा है होम्योपैथी के बारे में इतना कुछ जान के। बिल्कुल, होम्योपैथी तो है ही घरेलू चिकित्सा। और आजकल तो क्या होता है कि होम्योपैथी की दवाइयां तो घर घर में मौजूद है, और नहीं मौजूद है तो वो घर में से पढ़ के दे देती हैं दवाइयां। हमारे पास हजारों फोन आते हैं जिनसे हमारा कोई कनेक्टिविटी नहीं है, भैया फलानी परेशानी है, क्या करना चाहिए। थोड़ी देर समझने के बाद एक आइडिया देते हैं, बेटा ये वाली दवाइयां लेके देख लो, बाकी की फिर हमें फोन पे बताना बाद में। हमारा ऑनलाइन काम है, पूरे देश विदेश में, पूरे वर्ल्ड में होम्योपैथी की दवाई हमारे क्लिनिक से प्रोवाइड की जाती है। जिन लोगों ने हमको नहीं देखा, वो केवल फोन से कनेक्टिविटी के बाद, सिम्टम्स को कलेक्ट करने के बाद, उसकी बातें सुनने के बाद, समझने के बाद, अनुभव के आधार पर उसको दवाइयां प्रोवाइड कराते हैं हम लोग। पूरे हिंदुस्तान में हमारी दवाइयां जाती हैं। तो ये सब चीजें, बड़े बड़े जो आजकल होम्योपैथी की दवाइयां, जितने भी पढ़े नेता, अभिनेता, जितने मंत्री, आईएएस ऑफिसर, ये सब चीजें, आईपीएस, जितने बड़े लेजेंडरीज हैं, सबकी हमारे होम्योपैथी से दवाएं चलती हैं। मतलब उधर ये लोग ज्यादा होम्योपैथी पे ट्रस्ट करते हैं? बिल्कुल, जो समझ जाएगा वो होम्योपैथी पर, जो एक बार होम्योपैथी दवा अच्छी जगह से कहीं से भी ले लेगा, वो होम्योपैथी पर ट्रस्ट हमेशा करेगा और दूसरों को भी ट्रस्ट देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सर। सर एक ये और पूछना चाहूंगी कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का भी होम्योपैथी में कोई इलाज है? देखिए, मैं आपसे ये कह दूं कि कैंसर का होम्योपैथी में गारंटेड इलाज है, ये कहना गलत होगा। लेकिन कैंसर का इलाज होम्योपैथी में है, ये गलत नहीं है। अगर बॉडी के अंदर कहीं भी सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर आप उसको होम्योपैथी दवाइयाँ देना शुरू कर देते हैं, तो बहुत सारी कमियां उनकी दूर होनी शुरू हो जाती हैं, बढ़ाव रुक जाता है। हजारों केसेस में कैंसर क्योर हो जाते हैं, लेकिन केवल एक कैंसर का नाम ऐसा है जिसमें थोड़ा सा पेशेंट को भी भय रहता है और हम लोगों को भी भय रहता है। हम नहीं चाहते हम किसी के जीवन से खिलवाड़ करें, तो उसको प्रोवाइड कराने के लिए इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से कराते हैं। और जो डॉक्टर्स हैं, जो इससे रिलेटेड डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं इसके, उनसे उसकी सलाह लेते हैं। अगर वो कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा वेट किया जा सकता है अभी, और अगर 2-3 महीने का वेट है, तो उसमें होम्योपैथी की दवाइयां संग में प्रोवाइड कराते हैं। पैरेलल होम्योपैथी की दवाइयां देना शुरू कर देते हैं। और जब होम्योपैथी की दवाएं पैरेलल चलती हैं, तो जब सिम्टम डाउन होने शुरू हो जाते हैं, तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और पेशेंट का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इस तरह से हम जाने कितने पेशेंटों को क्योर करके ले आते हैं। और होम्योपैथी की दवा, मैंने बोला था कि इम्यून सिस्टम पर वर्क करती है, और इम्यून डिसऑर्डर के कारण ही अधिकतर कैंसर की बीमारियां पैदा होती हैं। तो इसलिए होम्योपैथी में इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करने की बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां आती हैं। इम्यून सिस्टम जब ताकतवर होगा,
तब कैंसर की बीमारियां कम होंगी। प्रिवेंटिव दवाई भी आती हैं, जिनको एक बार हो चुका है दोबारा ना हो, जिनको हो रखा है उनको पैरेलल मेडिसिन दी जाती हैं। और जैसे बहुत सारे कैंसर के अलावा क्रिटिकल केस, जैसे किडनी किसी की खराब है, किसी को ब्रेन में ट्यूमर्स हैं, कोई ऐसी चीजें हैं, किसी को फिट्स की परेशानी है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस की परेशानी है, किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस की परेशानी है, किसी को कितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बहुत होते हैं, एसएलई की परेशानी है, बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं, लंग्स कंजेस्टेड रहे हैं, फाइब्रोसिस हो रही है, सब चीजों की होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं। लेकिन जहाँ क्रिटिकल केस होते हैं वहाँ एक्सपर्ट की सलाह या एक्सपर्ट के पास ही हम भेजने की कोशिश करते हैं। और जहाँ अपनी पैरेलल मेडिसिन होम्योपैथी चला सकते हैं वहाँ होम्योपैथी जरूर उसको प्रोवाइड कराते हैं, जिससे उसका कष्ट कम हो और क्योर होने की उम्मीद बनी रहे। सर आज के टाइम में कंपटीशन बहुत है, मेडिकल फील्ड में भी बहुत कंपटीशन है, तो मुझे ये जानना है कि जब हम होम्योपैथी की पढ़ाई पढ़ते हैं तो क्या नीट वगैरह क्लियर करना रहता है? यस, आजकल कोई भी अगर पैथी है और वो रिकॉग्नाइज पैथी है तो विदाउट नीट के थ्रू नहीं जाएगी। और आयुष डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने बना रखा है, आयुष के अंतर्गत जितनी भी पैथी आती हैं उनको सबको डाल रखा है। और जब आप नीट क्वालिफाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू आपके नंबर्स वगैरह जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सीट्स प्रोवाइड की जाती हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी पे एलोपैथिक आती है, और एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी एंड सिद्ध, ये 5 पद्धति आयुष के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं, होम्योपैथी में आयुष में चलती हैं सारी चीज़ें, और बिना विदाउट नीट तो कहीं भी है ही नहीं। सर क्या प्रोसेस है अगर हम होम्योपैथी चुनना चाहते हैं आगे, तो क्या पढ़ाई करनी आप पड़ती है? नॉर्मली अपना जैसे इंटर आप 12th लेते हैं तो उसको बायो से 12th करना पड़ता है, और बायो से 12th करने के बाद नीट का साल में एक बार फॉर्म भी प्रोवाइड किया जाता है। उसके ऑल ओवर इंडिया के पेपर होते हैं, उसमें आपको परफॉर्मेंस करना होता है, उसमें आपको क्वालिफाई करना होता है, उसके मतलब पास आउट करना होता है। और उसकी फिर जब कट आउट लिस्ट बनती है उसमें एससी एसटी और जनरल की लिस्ट बनती है, उसमें आपको जैसे एमबीबीएस में जाना है तो एमबीबीएस के मतलब नंबर होने चाहिए उसके कट आउट लिस्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें भी जाना होता है उसके जाना चाहिए। फिर उसके बाद उसका नीट में जब जब सेलेक्ट हो जाते हो तो उसका लखनऊ में इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, वहाँ से आपको कॉलेज प्रोवाइड किए जाते हैं। सर एमबीबीएस ही करते हैं होम्योपैथी के लिए भी? नहीं, होम्यो एमबीबीएस होता है एलोपैथी का, और होम्योपैथी का होता है बीएचएमएस, और आयुर्वेदिक का होता है बीएएमएस, ये होता है। सर सबसे लास्ट में बस मैं यही पूछना चाहूंगी, आपके हिसाब से होम्योपैथी का भविष्य कैसा है? सबसे बढ़िया होम्योपैथी का भविष्य बहुत अच्छा है। बस मेरा बेटी एमडी होम्योपैथी से कर रही है, और उसने बीएचएमएस चारों साल क्वालिफाई किया, टॉप किया। एमडी भी नीट पीजी में 21 रैंक पूरे इंडिया में उसकी रही। मेरा बेटा भी इसी में है, मेरा भाई, मेरे परिवार के काफ़ी लोग, उनके बच्चे सब हमारे यहाँ होम्योपैथी में, क्योंकि स्कोप नहीं होता तो ये सब लोग क्यों कर रहे होते। लेकिन हाँ, होम्योपैथी करने के लिए ना जज्बा और जुनून होना चाहिए। अब ये नहीं है कि आप अपनी डिग्री लेके बैठ गए और मरीज अपने आप ठीक होता रहेगा। होम्योपैथी में आपको पेन लेना पड़ेगा, पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी ये सारी पढ़नी पड़ेंगी। आपको ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, पेशेंट के बारे में आपको अनुभव लेना पड़ेगा, उसकी सुननी पड़ेगी, उसको ट्रीटमेंट देने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपका आगे सर्वाइव कर पाओगे। अगर आप ये सब नहीं कर पाते हो तो होम्योपैथी बेकार, फिर तो पेशेंट को परेशान करना होता है। डिग्री लेके होम्योपैथी नहीं चल सकती। होम्योपैथी में आपको मेहनत जरूर करनी है। एलोपैथी में होता है ज्ञान होता है, सब चीज वही होती है, सारी पढ़ाई जो एलोपैथी में होती है वो होम्योपैथी में, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सब फार्मेसी और ये सारी चीजें, किताबें तो एक ही होती है सब लोगों की, केवल प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन ये सब चीजें और ये अलग हो जाते हैं, हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह अलग हो जाते हैं बाद में होम्योपैथी थोड़ी पर्सनलाइज्ड हो जाती है। आगे जाके। शुरू के 3 साल तो सब एक जैसी पढ़ाइयाँ होती हैं सारी। होम्योपैथी में बैचलर होम्योपैथिक मेडिसिन सर्जरी, सर्जरी होम्योपैथी में, सर्जरिकल केसेस होम्योपैथी में आते हैं। आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बेसिकली हम होम्योपैथिक सर्जरी करते हैं दवाइयों से बीमारियों को, जैसे किसी को फोड़ा, फुंसी, फाइब्रॉइड, ट्यूमर्स वगैरह सब होम्योपैथी से रेडिकेट करते हैं उनको। होम्योपैथी का दायरा बढ़ता जा रहा है, इतने बढ़िया बढ़िया डॉक्टर्स आते जा रहे हैं, नए नए डॉक्टर्स आते हैं, नया खून, नई मेहनत, नई जनरेशन, नया ज्ञान, नए सारे क्या नाम है जर्नल्स वगैरह, रिसर्च वगैरह आ रही हैं, और लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, वैसे आपके साथ डिस्कशन करके धन्यवाद। मेरे मन में भी जो बहुत सारे एक जैसे होम्योपैथी को लेकर डाउट थे ना, वो आज क्लियर हो गए। वही बात है कि डाउट
सबके मन में रहती है, लेकिन क्लियर करने के लिए होना चाहिए। भाई स्टूडेंट भी पढ़ता है, क्लासेस लेता है, टीचर अगर उसके डाउट को क्लियर नहीं करेगा तो वो हमेशा उसके मन में डाउट हमेशा एंड तक बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे नमस्कार। पॉडकास्ट में आने के लिए। हमारे दर्शक भी हैं वो बहुत लाभान्वित होंगे आपके जो भी आज आपने हमें नॉलेज दी मोस्ट होम्योपैथी वेलकम, के बहुत बारे बहुत में। धन्यवाद आप सब लोगों के लिए भी। और इसी तरह के पॉडकास्ट के लिए आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ यूनिक समय पॉडकास्ट में। धन्यवाद।